ओके, सो पिछले कुछ समय से मेरा मूवीज के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक समय था जब उसका हर एक सीन मेरे ब्रेन के अंदर के डोपामिन और ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ा देता था। उसका हर एक प्लॉट ट्विस्ट मुझे उसके दिल के बहुत करीब ले जाता था और उसका हर एक सेटिस्फाइंग क्लाइमैक्स मेरे पूरे साल को हल्का बना देता था। मगर अब ऐसा लगता है कि मैं उसका हर एक मूव, हर एक पैटर्न, हर एक कमी और हर एक इंटेंशन को इतना ज्यादा जान गया हूँ कि अब कुछ भी फील नहीं होता है। मैं अब उससे पूरी तरह से खुश नहीं हूँ। मुझे कपल थेरेपी की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अबे यार, बेसिकली पहले मैं मूवीज को कोकेन की तरह सूंघा करता था। नशा था मुझे उसका। साल में जो भी फिल्म आने वाली है पहले से ही तैयारी करके रखी होती थी मैंने कि कौन सी मूवी थिएटर में देखनी है और कौन सी पायरेट करके देखनी है। और मूवीज पायरेट करने का तो शौक था मेरा। इतनी खुशी मिलती थी ना भाई मुझे कि मतलब पैसे भी खर्च नहीं हुए और पिक्चर भी देख ली। मतलब प्रोड्यूसर के नाक के नीचे से खेल जाता था मैं। शौक था मुझे बदमाशी करने का। मगर अब क्या है कि पैसे होते हैं फिर भी मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं जागता है कि मैं थिएटर में कदम रखूं। और उसका कारण है कि मॉडर्न बॉलीवुड मूवीज अब मूवीज की तरह फील नहीं होती हैं। जो एंथुसियाज्म आज से 6-7 साल पहले मूवीज के लिए मुझे या तुम्हें हुआ करता था, वो एंथुसियाज्म अब बचा ही नहीं है। भले ही मूवी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हो या एक सर्टेन सब्जेक्ट को लेकर बनाई गई हो, उन मूवीज में एक सोल हुआ करती थी। वो सोल मॉडर्न बॉलीवुड में कहीं ना कहीं मिसिंग है। पिछले कुछ समय से मैं एक यूट्यूबर को फॉलो कर रहा हूँ जिसका नाम है द क्रिटिकल ड्रिंकर, जो कि अपने ही कास्ट का है। मूवी एसेज और फिल्म एनालिसिस बनाता है। आई डोंट लाइक हिज एवरी ओपिनियन, बट उसकी एक सीरीज है जो कि मुझे बहुत पसंद है जिसका नाम है व्हाई मॉडर्न मूवीज सक्स। ये गोरा इस सीरीज में कवर करता है कि कैसे करंट जनरेशन की जो हॉलीवुड मूवीज हैं वो भले ही कितनी भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, मगर ये मूवीज उन क्वालिटीज को लेकर नहीं चल रही हैं जिनकी वजह से पुरानी हॉलीवुड फिल्म्स स्पेशल हुआ करती थी। मैंने उसकी पूरी सीरीज देखी और जब मैंने जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया, भागाकार किया तो मैंने पाया कि कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम हम इंडियन सिनेमा के साथ भी रिसेंटली फील कर पा रहे हैं कि कोई भी मूवी अगर रिलीज हो रही है तो वो तुम्हारे लिए एक स्पेशल मेमोरी या कहूँ एक स्पेशल दिन की तरह नहीं बन पा रही है। मॉडर्न बॉलीवुड में कुछ तो अजीब है जो कि हम महसूस कर पा रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे। मैं जिस जनरेशन से हूँ वहाँ लड़कियों से अब कोई भी मूवी के लिए नहीं पूछता एज अ डेट, बिकॉज उन्हें भी पता है कि थिएटर्स में मूवी देखना अब इतना खास नहीं रहा कि वो तुम्हारी और तुमसे जुड़े लोगों की लाइफ का एक यादगार मूवमेंट बन सके। मेरे पास वो सारी क्वालिटीज की लिस्ट है जो कि 2020 से पहले हर फिल्म में मुझे देखने को मिलती थी, जो कि मॉडर्न बॉलीवुड कहीं ना कहीं भूलता जा रहा है। तो इसी लिस्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी नॉस्टैल्जिक भी होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला है लैक ऑफ रिलेटिबिलिटी। तुमने एज अ ऑडियंस ये नोटिस किया होगा कि बहुत समय से मूवीज देखते समय तुम अपने आप को उस मूवी में फील नहीं कर पाए हो। किसी भी मूवी से जुड़ने के लिए बहुत जरूरी होता है कि तुम कैरेक्टर और उसकी कहानी से लोगों को जोड़ पाओ। बहुत समय से ऑडियंस अपने आप को मूवीज में देख ही नहीं पा रही है। उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ बहुत ही अनरियलिस्टिकली ब्यूटीफुल लोग जिनके अराउंड जो कहानी लिखी गई है उसको देखकर लगता है कि ये मूवी की कहानी हो सकती है। देखो, रिलेटिबिलिटी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि कैरेक्टर तुम्हारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना चाहिए या उसका तुम्हारे टाइप की सिटी से बिलोंग करना जरूरी है। बिकॉज रिलेटिबिलिटी एक फीलिंग होती है जिसको तुम टोन से, मूड से और एटमॉस्फेयर से बिठाते हो, जिसे हम कहते हैं रियलिज्म और ह्यूमनिज्म। हम जिस जनरेशन से रहे हैं हमने सिनेमा में रियलिज्म यानी यथार्थवाद और ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद की थर्ड वेव को मूवीज में देखा है, जो कि 2000 से 2010 के बीच में आई थी। जैसे कि वी हैव लगान, स्वदेश, खौसला का घोंसला, तारे जमी पर, 3 इडियट्स, उड़ान। इन सारी फिल्म्स में अगर तुम देखोगे तो कोई कैरेक्टर रूरल एरिया से बिलोंग करता है, कोई अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, तो कोई सब अर्बन एरिया से बिलोंग करता है। बट उसके बाद भी हर कैरेक्टर से हम कनेक्ट हो पाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस। हम कनेक्ट हो पाते हैं उनके स्ट्रगल से, उनकी ग्रोथ से और उनके अराउंड लिखी गई कहानी से। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि रिलेटिबिलिटी एक फीलिंग होती है जो कि तुम कहानी के मूड, टोन और उसके एटमॉस्फेयर से फिक्स करते हो। अब ऐसा भी एक समय आया था जब बॉलीवुड रिलेटिबिलिटी को
कैरेक्टर किस एरिया से बिलोंग करता है उससे फिक्स करने लगा था, और वो भी काफी अच्छा वर्क किया। अगर तुम्हें याद हो तो 2010 के बाद बहुत सारी स्मॉल टाउन कॉमेडीज की लाइन लग गई थी, जैसे कि तनु वेट्स मनु, दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल सावधान, शादी में जरूर आना। ये सारी फिल्म मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में आई थी और इन सभी के कैरेक्टर्स या तो कानपुर से बिलोंग करते थे या फिर हरिद्वार से। ये सारी फिल्म्स भी सक्सेसफुल रही क्योंकि ऑडियंस अपने आप को मूवी में देख पा रही थी। बट फिर आज के समय वो रिलेटिविटी हमें बहुत मुश्किल से मिल रही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे, मगर पहले की तरह उनका इंटेंशन कंटेंट ड्रिवन नहीं है। 12th फेल और लापता लेडीज की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण रिलेटेबल फैक्टर ही था, क्योंकि करंट जनरेशन का एग्जांपल है कि अभी भी रिलेटेबिलिटी ऑडियंस डिमांड कर रही है, मगर आज के कैरेक्टर्स की जर्नी इतनी ग्रैंड स्केल और अनरियलिस्टिक हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इनको सीरियसली भी लूं। क्योंकि पता है भाई, ये बंदा अभी विलन के 100 गुंडों को पीटेगा और विलन इनके 2 घर वालों को पीटेगा, फिर दोनों एक दूसरे को पीटेंगे और मैं अपना माथा पीटूंगा। और रिलेटिविटी के नाम पर ये लोग राजकुमार राव को 2 टायर सिटी के लौंडे वाला कैरेक्टर पकड़ा देते हैं। अरे हम तुमसे बोल रहे हैं ना बे, अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो बे। मगर उसको अब इतना ओवर यूज्ड कर दिया गया है कि अब वो भी अनरियलिस्टिक लगता है। सो व्हाट आई एम आस्किंग इज कि रिलेटिविटी जिससे कि मुझे फील हो कि मैं भी उस मूवी का कैरेक्टर बनना चाहता हूँ। बाकी फिर तुम कितना भी शनाया कपूर को भोपाल में बिठाकर उसको बिट्टन चिट्टन नाम दे दो, कुछ नहीं होगा। रहेगी वो कपूर खानदान की इकलौती चिरांधी, चिराग ही। अब नेक्स्ट है लैक ऑफ रीवॉच वैल्यू, मेरा फेवरेट पॉइंट। एनिमल काफी अच्छी पिक्चर थी, बड़ा मजा आया उसको थिएटर में देखकर। अब सच बताना अपने दिल पे हाथ रखकर, तुम 3 इडियट्स को दोबारा देखना ज्यादा पसंद करोगे या फिर एनिमल को? जवाब तुम्हारे दिमाग में क्लियर ही होगा। ये बात मैं पिछले 2-3 सालों से नोटिस कर रहा हूँ कि जितनी भी फिल्म्स इस दौरान रिलीज हुई हैं, भले ही वो कॉमेडी हो, थ्रिलर हो या एक्शन, एक बार थिएटर से बाहर निकलने के बाद मैं इन फिल्मों को भूल क्यों जा रहा हूँ। अगर ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर मुझे दिख जाती है तो मुझे इंटरेस्ट क्यों नहीं जागता है इसको दोबारा देखने का। जबकि पिछले 2 दशक की जो फिल्म्स रही हैं, उनमें से बहुत सी फिल्म्स मैं काफी बार देख चुका हूं और आगे भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं उन्हें दोबारा देखना पसंद करूंगा, क्योंकि ये फिल्म्स अपने साथ एक रीवॉच वैल्यू लेकर चलती हैं। हेरा फेरी, मुन्ना भाई MBBS, फिर हेरा फेरी, PK, और ये सब सिर्फ कॉमेडी मूवीज तक ही सीमित नहीं है। तारे ज़मीं पर, गजनी, यहाँ तक कि सिंघम भी मैंने पता नहीं कितनी बार देखी होगी, क्योंकि इन फिल्म्स को डिजाइन ही किया जाता था कुछ इस तरह से कि अगर तुम इन्हें कुछ समय बाद भी देखते हो तब भी तुम्हें उतना ही एंजॉयमेंट मिले, ये जानते हुए भी कि अब कौन सा सीन आने वाला है। बट आजकल के फिल्म मेकर्स का काम है कि तुम्हें जैसे तैसे वो थिएटर तक लेके आ जाएं, उसके बाद उनका और तुम्हारा कोई नाता नहीं। देयर इज अ रीजन कि छावा 2025 की इतनी सक्सेसफुल फिल्म होने के बावजूद भी किसी की भी टॉप 10 लिस्ट में नहीं आ पाई, क्योंकि वो अपने साथ रीवॉच वैल्यू लेकर नहीं चलती थी। लोगों ने बेसिकली उसको अपने दिमाग से निकाल ही दिया। सो यस, मॉडर्न बॉलीवुड का अभी रीवॉच वैल्यू के साथ बहुत बड़ा इशू चल रहा है। मॉडर्न बॉलीवुड में कुछ चेंजेस हुए हैं जो कि मुझे एज अ सिनेमा फैन अच्छे नहीं लग रहे हैं। सबसे पहला है चेंज इन हीरोइज्म। अब पिक्चरों में हीरो तो शुरुआत से ही सेम रहा है, वो हमेशा एक आदमी ही होता है जिसकी लाइफ के अराउंड पूरी दुनिया घूम रही होती है। एक्शन फिल्मों में इसको बहुत स्ट्रेंथ भी दी जाती है और विलन के अलावा बहुत रेयरली ही ये किसी और से मार खाता है, तो हीरोइज्म तो लगभग सेम ही रहा है ना। पिछले कुछ समय से जो तुम हीरोज देख रहे हो, स्पेशली जो हाइपर मास्कुलिन कैरेक्टर्स तुमको देखने को मिले हैं रिसेंटली, वो काफी सिमिलर है 70s के एंग्री यंग मैन वाले कैरेक्टर से। मगर उसके बाद भी तुम तब के हीरोइज्म में और आज के हीरोइज्म में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे, क्योंकि तब का हीरो समाज के अधिक्रमण के चलते एंग्री यंग मैन बनता था। वो अपने गुस्से और अपनी आक्रामकता को समाज से लड़ने में उपयोग करता था और उसकी वजह से उसकी जिंदगी में जो बुरे प्रभाव आते थे वो भी उसको झेलने पड़ते थे। बट बैक टू प्रेजेंट, आज का हीरो पैदा होते से ही काफी डोमिनेंट और काफी कॉन्फिडेंट है अपने आप में, और अपने एक्शंस की वजह से उसको कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करना पड़ते। इनफैक्ट इमोशनल वल्नरेबिलिटी को भी वो पूरी तरह से टाल चुका होता है। अब ऐसा हीरो काफी एंटरटेनिंग जरूर होता है, इसमें कोई शक नहीं, पर जब हर फिल्म में हीरोइज्म को दिखाने के लिए आपके पास सिर्फ ये एक ही तरीका बचे, तब इशू है। जबकि आज से पहले वी हैव वेराइटीज ऑफ मूवीज जिसमें कि मेन किरदार इमोशनली वल्नरेबल है, सेंसिबल है और फिजिकली डोमिनेंट नहीं भी है, तब भी उसको मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में दिखने का चांस मिलता था।
और वो फिल्म्स भी ऑडियंस में वाइडली एक्सेप्टेड थी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव भुवन फ्रॉम लगान, वी हैव मोहन भार्गव फ्रॉम स्वदेश एंड वी हैव पवन कुमार चतुर्वेदी फ्रॉम बजरंगी भाईजान। ये कैरेक्टर्स बिना ज्यादा मारपीट किए सिर्फ अपनी बातों को लोगों के सामने रखकर किसी के लिए स्टैंड लेते थे, जो कि हीरोइज्म को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देता था। अब रिसेंटली बॉलीवुड में जो हाइपर मास्कुलिनिटी का ट्रोप है वो मुझे इतना ज्यादा ओवर यूज्ड लग रहा है दैट आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज सिनेमा। दूसरा बदलाव है चेंज इन टेक्नोलॉजी। मूवीज के जो विजुअल्स होते हैं वो भी एक फीलिंग क्रिएट करते हैं। जब से डिजिटल कैमरास इतने ज्यादा अपडेट हुए हैं कि वो रियल दुनिया से भी ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी तुमको दे रहे हैं एक वीडियो में, तब से सिनेमा का एक्सपीरियंस ही बर्बाद हो गया है। क्योंकि मूवीज अब इतनी कलरफुल, इतनी पॉलिश्ड लगती हैं कि वो कोई फीलिंग ही नहीं जनरेट करती। फिल्म रील्स पर जब मूवी शूट हुआ करती थी तब वो तुम्हें एक रॉ और रियल फीलिंग दिया करती थी, मगर वीडियो क्वालिटी इतनी परफेक्ट हो गई कि अब वो तुम्हें स्नैपचैट के फिल्टर की तरह लगती है। ऊपर से वीएफएक्स का यूज करके एक्टरों की एज कम करना, कलर ग्रेडिंग करके ब्राइटनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, एक्टर्स बोटॉक्स सर्जरीज अलग करवा ले रहे हैं। इससे सिनेमा का जो नेचुरल प्योरिटी ऑफ इंटेंट है वो खत्म हो जाता है। देयर इज अ रीजन कि क्रिस्टोफर नोलन आज भी अपनी मूवीज को फिल्म रील्स पर ही शूट करते हैं इंस्टेड ऑफ डिजिटल कैमरास, बिकॉज फिल्म रील्स पर बनी हुई मूवीज एक इमर्सिव फीलिंग तुम्हें देती हैं। अगला बदलाव है चेंज इन फॉर्मूला। अगर तुम ध्यान दोगे ना तो रिसेंटली बॉलीवुड में सिर्फ दो तरह के जॉनर्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। पहला है ग्रूसम वायलेंस, चक्कू चल रहे हैं, खून की पिचकारियां निकल रही हैं, कलेजा फाड़ रहे हैं लोग एक दूसरे का। और दूसरा है टॉक्सिक रोमांस, थप्पड़ ही थप्पड़ मारूंगा अगर मेरी बंदी के पास किसी ने पादा भी तो। मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड ही हो गया था यार कि चारों तरफ से एक ही तरह की पिक्चरें आ रही हैं। एक्शन देखो तो वही स्लॉपी एडिटिंग के साथ अनिरुद्ध रविचंद्र का म्यूजिक बज रहा है पीछे। रोमांस में भी इतना एग्जैजुरेशन, भाई वो पता नहीं क्या सैयारा आई, फिर वो एक हरामी की हरामियत, पता नहीं क्या था वो, और वो रांझड़ा के सीक्वल के नाम पे पता नहीं हमको क्या दिखा दिया। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मॉडर्न बॉलीवुड ने एक नया फॉर्मूला पकड़ लिया है, एक हिट फॉर्मूला। और जब आप एक फॉर्मूला के साथ मूवी बनाते जाते हो तब आप एक रिस्पेक्टफुल सिनेमा नहीं क्रिएट कर पाते। 2007 बॉलीवुड का सबसे पीक, सबसे अमेजिंग ईयर कहा जाता है क्योंकि इस दौरान फॉर्मूला सिर्फ कंटेंट ड्रिवन था। और तुम देख सकते हो कि कितनी वैरायटीज ऑफ मूवीज और जॉनर्स उस साल रिलीज हुए थे। जब वी मेट, भूल भुलैया, धमाल, ढोल, हे बेबी, पार्टनर, गुरु, चक दे इंडिया, तारे जमी पर, ओम शांति ओम, ये सारी फिल्म्स 2007 में रिलीज हुई थी और सब सक्सेसफुल रही हैं क्योंकि उन्होंने कोई एक ही तरह की फिल्म बनाने का फॉर्मूला नहीं पकड़ा था। अब कुछ खास चीजें हैं जो कि बॉलीवुड में हुआ करती थी मगर आज वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई हैं, गायब हो चुकी हैं। पता नहीं कहाँ गया, मिलता ही नहीं है आजकल। सबसे पहला है लवेबल जॉनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर द हेल आर कमिंग ऑफ एज मूवीज। कमिंग ऑफ एज फिल्म्स वो हुआ करती थी जो कि आने वाले यूथ को दर्शाती थी, जिसमें कि एक युवा किरदार अपनी कहानी में कुछ सीख कर जाता था। लेट 2000s में बॉलीवुड ने कितनी सारी कमिंग ऑफ एज मूवीज बनाई है। रंग दे बसंती, लक्ष्य, दिल चाहता है, जाने तू या जाने ना, इनफैक्ट 3 इडियट्स। इवन लेट 2010s में वी हैव उड़ान, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वेक अप सेड, ये जवानी है दीवानी। अब लगता है कि वो सारी कमिंग ऑफ एज फिल्म्स और रोम कॉम्स गायब हो चुके हैं, जबकि हमारी जो जनरेशन है, द जेन ज़ी जनरेशन, वो इतनी इंटरेस्टिंग तो है ही कि उनको लेकर आप अच्छी खासी एंटरटेनिंग मूवी बना सकते हो। बट नोबडी इज इंटरेस्टेड। वो लोग तो बस जेन ज़ीज को स्टीरियोटाइप करने में लगे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेयर द हेल आर फीमेल लीड फिल्म्स। एक समय पर उन मूवीज की लाइन लग गई थी जिनका मेन कैरेक्टर जो है वो एक महिला है। मर्दानी, क्वीन, NH10, इंग्लिश विंग्लिश, राजी, पीकू, नाम शबाना, इनमें से बहुत सी फिल्म काफी सक्सेसफुल रही हैं और जिनको देखकर लग रहा था कि कोई ना कोई चेंज हम आने वाले समय में इंडियन सिनेमा में देख सकते हैं। बट नहीं, फिर KGF आ गई और हम सभी लोग रिलैप्स कर गए उस फैंटेसी में जहां पर आदमी पूरी दुनिया जीत लेता है। अब अगला है कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स जो हैं वो गायब होती जा रही हैं। कुछ समय पहले तक एक्सपेरिमेंटल मूवीज चलती थी चाहे नहीं चलती थी, बट बॉलीवुड कभी भी एक्सपेरिमेंटल मूवीज बनाने में और उनको फंड करने में नहीं कतराता था। उसी दौरान रॉ और रियल मूवीज उभर कर सामने आई। That's why we have likes of राम गोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप एंड दिवाकर बैनर्जी। इनफैक्ट कमर्शियल बॉलीवुड में तक शाहरुख खान हम सभी के सामने रावण जैसी मूवी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आए। मगर अब कोई भी एक्सपेरिमेंटल फिल्म रिलीज ही नहीं होती। किसी भी इंडी फिल्म को सडनली सपोर्ट नहीं मिलता है। एट दी एंड बॉलीवुड के साथ साथ मुझे लगता है कि जो उसकी ऑडियंस है उसकी क्वालिटी में भी एक ड्रास्टिक चेंज आया है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि हम लोग काफी मैच्योर भी हो गए हैं। पहले हम आर राजकुमार या बॉडीगार्ड जैसी ब्रेन रॉट मूवीज देखकर
खुश हो जाते थे। मगर आज हम हॉलीवुड मूवीज और रीजनल सिनेमा से इतना ज्यादा ओवर स्टिमुलेट हो गए हैं कि क्लासिक बॉलीवुड मूवीज हमें अब कुछ नहीं लगती। तो वहीं हमारी जनरेशन में अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा थिएटर्स में मूवी देखने का, और साथ ही साथ इतना पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन भी कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। पहले की तरह हम इतने एंथुसियास्ट नहीं हैं फिल्म और पॉप कल्चर में। किसी भी सेलिब्रिटी को अप्रिशिएट करने से ज्यादा मजा हमें उन्हें ट्रोल करने में और उन पर मीम्स बनाने में आता है। वो अर्जुन कपूर वाला मीम क्या सही था भाई, कसम से एक नंबर। और अभी वो वरुण धवन का चल रहा है कि सर हमारे 18 आदमी शहीद हो गए सर दुश्मन ने हमारे सारे साथियों को मार डाला, मेरा खून खोल रहा है। पापा वो बैग के पेपर में बैग खा गई, मम्मी दहेज होगा क्या। सर एक अच्छी खबर है, वाइल वरुण धवन इज अ गुड एक्टर यार, ऐसा नहीं है, बट नो वन अप्रिशिएट्स हिम फॉर लाइक बदलापुर एंड अक्टूबर। बट ओवर एक्टिंग वो कहाँ कर रहा है ये लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सो आई गेस अच्छे काम को अब अप्रिशिएशन थोड़ा कम मिल रहा है, जिस वजह से बॉलीवुड मूवीज आर जस्ट मोर ऑन टू फॉर्मूला मेकिंग एंड फॉलोइंग द सेम टेम्पलेट। बाकी अब मुझे कोई शौक नहीं है वीडियो आगे बढ़ाने का, बहुत लंबा हो चुका है, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी लंबा हो गया, इतना काम मैं करता नहीं हूँ किसी के लिए। बाकी कमेंट में डिस्कस करो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं, मुझे फीडबैक भी देकर जाओ, मेरे लिए सपोर्ट वही होगा। दैट्स इट, सो गुड बाय गाइज, द अल्टरनेटिव सिनेमा विल ऑलवेज बी हियर।